वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूँ आपकी इंडियन इकोनॉमी एजुकेटर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द वेरी रिस्पेक्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। येस, यू हर्ड इट राइट। अगर आप इंडिया का पैटर्न देखो, एक तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एनोटेट करके समझाने की कोशिश करती हूँ, तो अगर हम इंडिया का थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करें तो हमको ये पता चलता है कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें मेजरली आपने कंप्लीट किया होगा, ये नहीं किया तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद उस सेशन को भी कंप्लीट कर लेना, या उसके पहले ही कर लो ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो पाए। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स थोड़ी अच्छी है इकोनॉमी की तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो यस, हमने क्या देखा कि हमारी जो कंट्री है वो प्राइमरली डिपेंडेंट है 3 सेक्टर्स पे। नंबर 1 इज आर प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 इज आर सेकेंडरी सेक्टर, एंड नंबर 3 इज आर टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि चलिए ठीक है, प्राइमरली जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इन तीनों सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोगों को बाइफर्केशन करना थोड़ा ठीक लगा था ओवर द टाइम, सिंस सारे ही कॉन्ट्रीब्यूशंस का नेचर एक जैसा नहीं था और जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी यहाँ पे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व थी वो डिफरेंट थी। तो ये तीनों किस बेसिस पे हमने देखा था? ये हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बेसिस पे देखा था कि ये बाइफर्केशन प्रेजेंट है। नाउ जब हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की तब हमको क्या पता चला? व्हेन वी एक्चुअली ट्राई टू डिकोड द एंटायरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, देन वी केम टू नो कि प्राइमरी सेक्टर वाज अ सेक्टर दैट मेजरली डेल्ट विथ agricultural activities. Secondary sector was a sector that majorly dealt with manufacturing activities, and tertiary sector was a sector that majorly dealt with the सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़। सो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जो बाकी के कंट्रीज थे, अगर हम कंपेयर करते हैं तो बाकी की कंट्रीज में मेजरली जो सिचुएशन फॉलो अप हुई थी वो कुछ ऐसी थी कि दीज पीपल फर्स्ट वर्क अपॉन द एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स मैन्युफैक्चर एंड देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स सर्विस। वाइल हमारी कंट्री ने जो है वो अपना जादू दिखाया और उनको लगा कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थोड़ी होगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट जंप लगाई सर्विस सेक्टर पे। अब इससे हुआ क्या? इससे मेजरली जो प्रॉब्लम है वो क्या लाए हुई? तो अगर आप देखो एग्रीकल्चर बिट को, ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर को कंसिडर करें तो अराउंड आज के टाइम पे से 40% जो जनता है वो एम्प्लॉयड है यहाँ पे, राइट? एंड हमने देखा था कि फिर भी हमारे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 20% के फेयर में हमको ये मिलता है। सो इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारी एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है ही सही। डिस्ट्रेस क्यों है हमको? क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमको आउटपुट तो मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से कई सारे चेंजेस किए जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है, बट देन अगेन दिस वाज द मोटा मोटा पिक्चर दैट एग्जिस्टेड। ठीक, इसके बाद हमने कहाँ मूव किया? हमने मूव किया सर्विस सेक्टर पे। नाउ सर्विस सेक्टर को जब हम कंसिडर कर रहे थे तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अराउंड 300 बिलियन प्लस US डॉलर्स है, विच इज मोर देन 50% ऑफ द GDP। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है मैम? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलिए यहाँ पे कम से कम 40% लोग एम्प्लॉयड तो हैं, गलत तरीके से ही सही, डिस्गाइज रूप में ही सही, लेकिन यहाँ जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर 20% है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फाइन ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो जी जॉबलेस है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ द वेरी एस्पेक्ट जो कि हम आज के इस सेशन में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और क्यों ये जो सिचुएशन है वो मेजरली प्रिवेल करती है।
सो इस रिस्पेक्ट में अगर हम स्टार्ट करें आज का ये सेशन, तो हमको कुछ इस प्रकार ही इसको समझना होगा कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी है सिंस इंडिपेंडेंस, वो रिलेटिवली डिफरेंट ही रही है बाकी सारी इकोनॉमीज से। रीज़न बीइंग, अगर आप देखो तो हमारा ट्रांजिशन प्राइमरी से सेकेंडरी में ना होते हुए सीधे टर्शरी में हुआ था, सीक्वेंस में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये एक बून और बेन दोनों है। कैसे? अब इसका एडवांटेज तो ये है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो रही है, ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें आईटी और सर्विस सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हुई है, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा एग्जिस्ट करता है, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी उतना ही फोकस करें। रीज़न बीइंग कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम मेजर प्रोड्यूसर्स बन पाएंगे, सिंस इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर हमारी सेकेंडरी सेक्टर में ही लाई करती हैं। सो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो रूरल अर्बन डिवाइड भी एग्जिस्ट करता है, एंड आवर कंट्री इज फेसिंग द इशू ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, विच इज इम्प्लाइंग कि हमारी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। सो इसी रिस्पेक्ट में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाई करती हैं। तो अगर हम तीनों सेक्टर को समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बारे में हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमारे लेक्चर 2 में कर चुके हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग और भी तैयारी अपनी फाउंडेशन से करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के साथ, जो कि मेजरली लाइव होने वाले हैं 11 अगस्त से। तो अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप कोर्स लेते टाइम ज़रूर से यूज़ कीजिएगा कोड NST लाइव, जिसके वाया जितने भी अवेलेबल डिस्काउंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको कोड यूज़ करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके साथ साथ आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी कि कैसे आप जो भी आपकी नीड का कोर्स है वो बाय करो, ना ज़्यादा ना कम, जिसकी रिस्पेक्ट से आपकी तैयारी जो है वो किक स्टार्ट हो पाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ले सकते हैं तो आइकॉनिक कोर्सेज लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मिल जाती हैं, जैसे कि मृणाल सर की स्पेशली क्यूरेटेड इंडियन इकोनॉमी की किताब, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में सुदर्शन सर की किताब, और फिर लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो एक बेहतरीन तरीके से किक स्टार्ट हो सकती है। चलिए, अब ये जो हमारी पूरी ट्रांजिशनिंग की हिस्ट्री थी वो सब समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये जो हमारा ट्रांजिशन था जिसमें हमने एक तरीके से लीप लिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, वो एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्यों? तो वो इसीलिए था कि कई सारी कंट्रीज़ जो है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान दी, लेकिन इंडिया जो था उसने कहा नहीं, हम तो सर्विस डोमिनेंस से ही काम चला लेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब हमने अपना पैसा लगाया था तो हम लोग मैसिवली फेल हुए थे। तो इस रिस्पेक्ट में हमने सर्विस लेड ग्रोथ तो अचीव कर ली क्योंकि हमने सर्विस सेक्टर पे फोकस किया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो कि नीड ऑफ द आवर थी उस पर फोकस करना हम भूल गए। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हमारा ग्रो हुआ। सर्विस सेक्टर में अगर आप देखो तो हमारी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो थी वो बेहतर हुई, बिजनेस प्रोसेसेस हमारी आउटसोर्सिंग बेहतर हुई, जिससे हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन बेहतर हुआ, और इंडिया बिकेम अ ग्लोबल हब ऑफ स्किल्ड एंड इंटेलेक्चुअल लेबर, स्पेशली इन केस ऑफ आईटी। लेकिन इस सारी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी हैव ओनली 25% ऑफ द लेबर फोर्स दैट आर पार्टिसिपेटिव इन एन एक्टिविटी जहाँ पे 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो आधी भी जॉब्स हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो अगेन ये एक से आशीर्वाद होते हुए भी हमारे लिए एक श्राप के रूप में ही बाहर आता है, जिसके एस्पेक्ट से हम ये समझ पाते हैं कि इवन आफ्टर वी ट्रांजिशन टू द वेरी एस्पेक्ट ऑफ से जो भी हम एडवांसमेंट्स कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमको प्रॉब्लम आज के टाइम में फेस करनी पड़ती है क्योंकि हमने लीप लिया था, हम सीक्वेंस में वर्क नहीं किए थे। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल कि वी ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। अगर हम हमारे जो सेक्टर्स हैं उनकी रियलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर हमारा 50% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन लेस देन हाफ है। वहीं पे अगर आप देखो तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो लाई करती है। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम मॉडर्नाइज कर दें हमारी चीज़ों को,
हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करने लगे तो हमारे जो भी इश्यूज हैं वो एक रेजोल्यूशन पे आ जाएं। अगर आप देखो तो डेवलप्ड कंट्रीज जो भी हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अराउंड 10% ऑफ द वर्कफोर्स रहता है, जिसमें इंडिया डिस्पाइट ऑफ द डेकेड्स ऑफ ग्रोथ ये शेयर को जो है सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रही है, जिससे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और रूरल एरियाज़ तक इनकम भी नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से हम एक अंडर एम्प्लॉयड परिस्थिति में है और हमारा जो पैसा है वो भी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के चैलेंजेस को अगर हम देखें जिसकी रिस्पेक्ट से हमसे लैक कर रहे हैं वे बिफोर ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि ट्रेडिशनली ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपका ब्रिज है बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे एक्सपैंड ही नहीं किया। अब ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया, मन नहीं किया इसलिए एक्सपैंड नहीं किया, इसीलिए एक्सपैंड नहीं किया क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी, हमारे पास क्रेडिट ऑब्टेन करने के लिए एजेंसीज नहीं थी। एंड इसी रिस्पेक्ट में अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें डिस्कशन को तो ग्लोबल कंपटीशन हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था, स्पेशली फ्रॉम चाइना, जिसको हम बिल्कुल भी निगेट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग भी लॉसेस में आ रहे थे और ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, जिसलिए हमने ये डिसाइड किया कि चलिए ठीक है छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग और लेट्स नॉट लाइक मूव फॉरवर्ड विद द आइडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि ये हमको मेजरली लॉसेज ही दे रहा है और हमको ये लास्ट चीज़ है जो चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड हेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो चैलेंज था वो आज तक एड्रेस नहीं किया गया, विच इज़ वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड। अगर आप देखो तो कई सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई हैं जिससे हम लोग मेजरली इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर पाएँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हमको टॉप करना है सारी कंट्रीज़ का टेबल तो हम किसी एक जो एस्पेक्ट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते जो कि इतनी सब्सटैंशियल है, यानी कि जिसके बिना से इकोनॉमी रन ही नहीं कर सकती। अगर हम एक सेक्टर को ही छोड़ देते हैं तो हम कैसे एसेंशियली प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होगा। सिंस दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम इसको ओवरकम करें, जिसको ओवरकम करने के लिए कई सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ अब एम्प्लॉय की जा रही हैं, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वे बैक हम लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी एक है, मेक इन इंडिया पे भी अभी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन सारी पॉलिसीज से सिग्निफिकेंट चेंज कुछ नहीं आया है। अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत ही हमारा शेयर जो है वो ठीक ठाक हुआ है, बट अगर हम देखें कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने कहीं से प्राप्त की है तो ऐसा भी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं हमारी जॉबलेस ग्रोथ का एस्पेक्ट। तो जो जॉबलेस ग्रोथ है अगर उस रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये मेजरली ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, एनीवे इकोनॉमी इज ग्रोइंग विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो स्टैग्नेंट है, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो इकोनॉमी की ग्रोथ के एस्पेक्ट में तो ऐसा है कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए देखें तो वो बढ़ा और फिर अब स्टैग्नेंट हो चुका है ओवर द टाइम, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो उस रिस्पेक्ट में ही ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी लाई करती है ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, सिंस वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली प्रमोट दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिट for our Indian economy, which is also again very essential for the growth and development of a country, क्योंकि ये भी यहाँ पे contribute एक फैक्टर की तरह करता ही करता है। उसी रिस्पेक्ट में आप अगर देखो तो जीडीपी जो है वो स्ट्रांगली ग्रो करी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ, और मार्जिनली में भी बहुत छोटा सा मार्जिन विच इज़ अराउंड 0.1%। अगर हम देखें तो 457.9 मिलियन का हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था 2004 और 5 में, और अभी इसका इंक्रीज मतलब 2009-10 का डेटा है ये 458.4 मिलियन ही है। ऑफ कोर्स लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस देन 34% पे ग्रो हुई, जिससे हम बोल सकते हैं कि चलिए एफिशिएंसी गेन्स तो है, बट अगेन जॉब क्रिएशन नहीं है, तो हम अपने लेबर फोर्स का भी क्या करेंगे, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, काफ़ी सारी अदर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। नॉट एवरीवन हु इज स्किल्ड, हु हैज़ द skill, who has the vocational training, who has the education is okay sitting at home, they are not, and उसकी वजह से mental health issues भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। It's not just only the growth and development of a country but also the growth and development of a person, of an individual, of a society that is being hampered due to all of this। अगर आप देखो तो इसका
मेन मुद्दा जो है, रीज़न जो है वो माना जा रहा है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन लेड प्रोडक्टिविटी, जिसमें अब एआई भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एआई मेजरली हमारी जॉब्स जो है वो खा रहा है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे एआई नहीं था तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस नुआंस में कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी नीड ऑफ द आवर है उस हिसाब से हम लोग अपनी चीज़ों को से कंटेम्पलेट करके ऐसे एक्सेस करें जिससे कोई भी जो भी एडवांसमेंट है वो हमारे जॉब क्रिएशन को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं कर पाए। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वी ऑल्सो हैव सर्टन एम्प्लॉयमेंट डेटा इनसाइट, जिसमें पोस्ट 2014 में हमने देखा कि एनएसएसओ का जो 5 ईयरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे था उसने ट्रेंड एनालिसिस को और ज़्यादा हार्डर कर दिया, क्योंकि 2018 के पीएलएफएस डेटा से हमको मिलता है कि जॉबलेस ग्रोथ के ट्रेंड्स जो हैं वो कंटिन्यूम पे हैं और ग्राफ जो है वो एक स्टीप डिक्लाइन अब दिखाना शो कर रहा है, जिसमें हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक मेजर इशू है। तो अगर ये ऐसा चल रहा है तो अब ये ऐसा भी आ रहा है एंड वी सर्टनली डोंट वांट टू रीच हियर, क्योंकि अगर हम यहाँ पहुँच गए तो हम लोग जॉबलेस ग्रोथ और जो हमारी ग्रोथ इंडिविजुअली है उसको भी हैम्पर करते हुए ही देख पाएंगे। इसका जो कॉज है वो क्या क्या है, जॉबलेस ग्रोथ आखिर में होता क्यों है, सिर्फ एआई की वजह से या सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए? तो इसके अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस था इसीलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया। तो हाई जीडीपी थी इसलिए हमने कहा ठीक है लेट इट बी, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, हमारी ग्रोथ तो हो ही रही है, जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन तो आ ही रहा है। तो उस रिस्पेक्ट से पहला जो प्रॉब्लम था वो ये आया, मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन पे आ गई, जिससे जो भी सरप्लस था वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे इन टर्म्स ऑफ आर लेबर प्रोडक्टिविटी सर्च हमको देखने को मिली, क्योंकि आउटपुट जो था वो हमको पर वर्कर ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो अगर एक इंसान ही से 10 लोगों का काम कर रहा है तो फिर कोई भी कंपनी और 10 लोगों को क्यों हायर करेगी? तो इसीलिए हायरिंग पे जो था वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, जिसके चलते यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ठीक है अब हम और लोग नहीं हायर करेंगे, जिसकी वजह से भी जॉबलेस ग्रोथ हुई। स्किल मिसमैच वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार जहाँ पे भी जॉब क्रिएट होती थी वहाँ पे जो स्किल रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो लोग नहीं हुआ करते थे। तो इसकी वजह से अगेन हायरिंग जो थी वो नहीं हो पाती थी एंड वो जगह खाली चली जाती थी। तो इसीलिए अनस्किल्ड लेबर्स को हायर नहीं कर पाते थे, इसीलिए जो हमारी हाई स्किल सर्विस जॉब्स जो थी वो पोजीशंस वेकेंट चली जाती थी। और ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की वजह से हमारी रूटीन जॉब्स तो रिप्लेस हुई ही हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हमको नई जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स एज अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एआई आ जाएगा तो टेक ओवर कर लेगा, हमको गैप्स खोज के ह्यूमन इंटरफेरेंस लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगेन इट्स अ मशीन। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्क करवाया जाता था बिना सिक्योरिटी के, जिससे जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स थी बहुत लो थी, जिसकी वजह से भी लोग छोड़ छाड़ दिया करते थे। एंड इन टर्न हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम पे रहता था। दैट इज़ वाई हम लोग देखते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ का एस्पेक्ट जो है वो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या हमको फेस करनी पड़ी, तो जॉबलेस ग्रोथ जो थी हमारी उसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जीडीपी तो ग्रो होती रही लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो स्क्यूड था। स्क्यूड मतलब किसी एक पॉपुलेशन या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल पे ही था ये, यानी कि गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर बनते गए, क्योंकि अमीरों के पास रिसोर्सेज थे तो उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया और इन टर्न जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ती चली गई। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हायरिंग भी नहीं हो रही थी, 10 जने का काम एक जना कर रहा था, तो उस सब रिस्पेक्ट में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड था। रूरल डिस्ट्रेस भी यहाँ पे लाई करता था, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंडेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी हमारी कंट्री की, इनफैक्ट अभी है भी, और लो वेजेस पे लोग काम कर लेते हैं, तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट हुई। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था वो भी वेस्ट हो गया, क्योंकि लार्ज यंग पॉपुलेशन जो था उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं पाती थी, क्योंकि सही टाइम पे सही जगह वो नहीं पहुंच पाते थे और वैकेंसीज जो थी वो उनके हाथ से निकल जाती थी, जिसकी रिस्पेक्ट में जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं को समहाउ अकोमोडेट कर लिया जाता था। एंड ऑल इन ऑल हमारा जो ये पूरा सिस्टम है वो एक मेजर डिजास्टर की तरह आया, जिसकी वजह से in today's time it becomes rather more important to discuss the aspect of jobless growth. अब
इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? अगर हमको इस इशू को रिजॉल्व करना है तो हमको जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हमको मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से बताया, पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ग्रो कर पाए। तो हमको बूस्ट करना पड़ेगा हमारा मेक इन इंडिया ऑन ग्राउंड रिफॉर्म्स के साथ। ये नहीं कि सिर्फ हम पॉलिसी बनाएं और भूल जाएं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमको हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेहतर करने पड़ेंगे, हमारा क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करना पड़ेगा, जिसकी रिस्पेक्ट से हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपनी मेंटेन कर पाएँ। एंड इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम एक सोसाइटल डिस्ट्रेस में प्रेजेंट हैं। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एक्चुअली मॉडर्नाइजिंग ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट वी ऑलरेडी हैव इन टर्म्स ऑफ द टेक इरिगेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और हम एग्रो वैल्यू चेन्स जो है और एग्रो प्रोसेसिंग जो है, इन सारी इंडस्ट्रीज पे भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, उन पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोल्ट्री, इन सब पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। अगर हम लोग सब्सटैंशिएट अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे भी लेकर के आ जाए तो हमारी जो प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू द जॉबलेस ग्रोथ वो डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि अभी एक सिग्निफिकेंट गैप है जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लेबर फोर्स को स्किल भी किया जा सकता है, ट्रेन भी किया जा सकता है और एम्प्लॉय भी किया जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस को हमको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हो पाएंगी। स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हमको जो भी हमारी इंडस्ट्री को चाहिए उसके बेसिस पे हम ट्रेनिंग को अलाइन करें वाया आर स्किल इंडिया मिशन। और जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहाँ पे हम लेबर को डिप्लॉय करें, जिससे हम लोग एक सेक्टोरल बैलेंस पे पहुँच पाएँ, जहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हम धीरे धीरे करके नेगेट कर लें एंड इट बिकम्स अ नॉट सो प्रॉब्लमैटिक era for all of us to actually talk about, and it is the need of the hour, trust me on that note. So इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है वो सर्विस सेक्टर से पावर्ड है, नो डाउट, लेकिन बाईपासिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर has created a structural imbalance, has led to jobless growth, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं दे एग्जिस्ट। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस, विच वाज द प्राइमरी फैक्टर, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर, डेवलप करना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, इंश्योर करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट सारे ही लोगों के लिए, एंड दिस शुड बी नीश स्पेसिफाइड एंड वॉट एवर इज से रिक्वायर्ड एट दी मोमेंट, उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी बैलेंस रखना पड़ेगा, जिससे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे अपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी को, जिससे वी आर नो लॉन्गर एन इकोनॉमी विच इज़ फेसिंग द इशू ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। सिंस हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस टॉप नॉच है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी अगर हमने काम कर दिया तो जैसे अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बने हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे फर्स्ट एंड द ओनली लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये जो एस्पेक्ट है वो एक अच्छी तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिटरली बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल भी झिझकना मत, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल विच इज़ नंदिनी मैम अनअकैडमी, उस पर भी आप रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर आप वहाँ मुझे रीच आउट नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे ईमेल के द्वारा भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, विच इज़ tomar.unacademy@unacademy.com। जुड़ सकते हो आप हमारे इस चैनल पे, क्योंकि हर सुबह 11:30 बजे मंडे से सैटरडे हम आपके लिए इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड लेकर के आते हैं, जिसमें कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर टॉपिक के बारे में समझाती हूँ। सो यस, अगर आपकी कोई भी और मेजर डिमांड है या फिर आप समझना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, तो यू कैन राइट बैक टू मी, या फिर अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपकी तैयारी, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू लर्नर्स। सो इन द वेक ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन एंड एक्चुअली मेकिंग श्योर कि आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट हमारा फ्री क्लासेस के वाया मिल जाए, दिस इज
इज़ अन अकेडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी जो है वो स्क्रैच से, बिना किसी से फॉल्स वादे के करवाई जा रही है. सो यस, आज के लिए इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू यूज़ द कमेंट सेक्शन, फील फ्री टू यूज़ द ईमेल, एंड फील फ्री टू रीच मी आउट एनीवेयर एंड एवरीवेयर वेयर यू कैन. So yes, with this is me Nandini signing off for the day. हम आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे कई सारे स्टैटिक और करंट कंटेंट के साथ, जो कि आपकी यूपीएससी सीएससी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. With this is me Nandini signing off for the day. Hope you like the session, and if you do, then please do like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Let's crack it, everyone. Thank you so very much for watching.